बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बात करूँगा आज मैं मौजूदा सिचुएशन के ऊपर जो बहुत प्रिकेरियस है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ी फ्लूइड है। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे बहुत खौफ आ रहा है 27 मार्च से और ऑनवर्ड जो सिचुएशन है। जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जो है, ये उस तरफ जा रहे हैं जो टकराव की सिचुएशन कहलाती है। गवर्नमेंट ने 27 मार्च को एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर दिया हुआ है, जिसको वो कहते हैं कि एशिया का जलसा होगा, मदर ऑफ जलसा कहलाएगा। जबकि अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब ने भी अपने अपने कारकुनों को हदायत कर दी कि इस्लामाबाद पहुँचें और वो भी 27 मार्च को यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये सीधी सादी एक टकराव की सिचुएशन है। हमारा मुल्क जो थोड़ा सा सांस लेना शुरू करता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है, ये पॉलिटिशियन जो हैं उसकी टांगें कुतर के फिर उसको नीचे धकेल देते हैं। क्यों धकेलते हैं? क्योंकि इनके ज़ाती मफाद आड़े आते हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस मुल्क के मफाद को कुर्बान कर देते हैं। मैं देख रहा था, हिस्ट्री को सर्च कर रहा था कि नेशंस या मुल्क क्यों फेल होते हैं। ये किताब है एक डैरन एसमोगलू की और ये जेम्स रॉबिन्सन, दोनों ने इकट्ठी ये किताब एक लिखी है कि वाई नेशंस फेल। उसमें जो मेन समराइज चीज़ें 4 मैंने निकालनी हैं वो ये है कि एक तो ये है कि व्हेन करप्ट रेजीम्स फेल बिकॉज दे आर टिल्टेड टुवर्ड द हायर क्लास, या अपनी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। दूसरा वो ये कहता है कि जब आपके अदारे चोक हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, फिर ये सिस्टम चलना बंद हो जाता है और कौमें या नेशन फेल हो जाती है। तीसरी बात वो बड़ी बात कर रहा है जो आजकल चल रही है कि जब पॉलिटिशियंस और लीडर अपने ज़ाती मफाद की खातर मुल्की मफाद को साइड पर रख देते हैं। और चौथी चीज़ जो मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ़ उस पर हो रही है कि लोग कहते हैं, और वो कहता है कि जब देयर इज़ अ सिविल मिलिट्री डिवाइड इन द कंट्री, कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं। आपने कुछ दिनों से वीलॉग्स देखे होंगे। मैंने अमर लियाकत का वीलॉग देखा है जिसमें वो कह रहा है कि इमरान खान साहब एक नए चीफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करने पे गौर कर रहे हैं जो कि कमांडर 1 कोर है, और वो उनको वार्न कर रहा है कि ऐसा मत करें। एक काम आप और मत कीजिए, अगर करने जा रहे हैं इत्तलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन साहब को आप आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसा जाते जाते करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि सबसे ख़तरनाक आवाज़ जो इसके खिलाफ उठेगी वो आमिर लियाकत हुसैन की होगी। दूसरा वीलॉग मैंने कामरान खान साहब का देखा। आज अपोजिशन खास तौर पर नून लीग हर कीमत इमरान खान हुकूमत का फौरी खात्मा चाहती है। मुताद्दिद वजूहात है, मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी और सीनियर नून लीगी लीडरशिप को खदशा है कि इस साल नवंबर में जनरल खबर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से कई माह कबल, शायद इसी मार्च या अप्रैल में, वज़ीर आज़म इमरान खान एक मखसूस लेफ्टिनेंट जनरल के नाम का ऐलान जनरल बाजवा के जानशीन की हैसियत से कर देंगे। दरअसल यही पस मंज़र है इस तहरीक में हद दर्जा जल्दबाजी का। इसी वजह से इमरान खान हुकूमत का फौरी खात्मा मतलूब है। बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ आर्मी स्टाफ, दैट इज़ जनरल फैज़ हमीद। इमरान खान साहब उनकी अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं अप्रैल में या मार्च के आखिर में, और ऑब्वियसली इतनी जल्दी अगर अपॉइंटमेंट होगी चीफ की तो इट वुड अमाउंट टू अ क्रिएटिंग अ डिवीजन बिटवीन द फौज। एक 6-7 माह पहले आप चीफ को अनाउंस कर दें तो बाकी जो उनसे सीनियर बैठे हुए हैं वो पूरी तरह सब्सिडाइज हो जाएंगे और उनकी तरफ कोई देखेगा नहीं, सारे चीफ की तरफ देखेंगे। तो ऐसी डिवीजन क्रिएट करना इस मौके के ऊपर मुल्क के बीच में, मैं समझता हूँ ये बहुत डेट्रीमेंटल है। लीडर्स को बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए। एक सोशल मीडिया पे कैंपेन उठ गई हुई है जिसको आप देखें कि ब्लो अप कर रहा है, उसको पूरा के पूरा मैग्नीट्यूड उसका उठा के स्नोबॉल बना रहा है इंडिया। ये सारे जितने भी वीलॉग हुए हैं कामरान साहब के, आमिर लियाकत के, नजम सेठी साहब ने बड़ा एक दावा किया हुआ है, वो उसको लेके इंडिया आगे बैठा हुआ है। वो आपके ऊपर टारगेट कर रहा है। ये दिस अ टूल ऑफ 5th जनरेशन वारफेयर। इस चीज़ को काइंडली अंडरस्टैंड करें। हमारे मीडिया एंकर्स जो हैं, हमारे एनालिस्ट जो हैं और बहुत बड़े हमारे लीडर जो इस कंट्री के हैं, इसको बैठ के इन चीज़ों को हल करें। ये बाहर जाने वाली चीज़ें या इसको हवा देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नेशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट हैं,
और इनको उसी हिसाब से डील करना चाहिए। मैं फिर गौर कर रहा था इस चीज़ के ऊपर कि पीडीएम जो ये मूवमेंट लेके आई हुई है, उनको इम्प्रेस अपॉन करना चाहिए लोगों को अपनी पिछले 30 साल की प्रोग्रेस से जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किया और जो आगे वाला प्लान है उसको, ताकि लोग जो उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाएं। हमें भी बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं और 30 सालों में आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया या फ़ायदा दिए। फिर मैंने एक एनालिसिस किया कि पर्सनैलिटी एनालिसिस कर लेते हैं कि इमरान खान वर्सेस पीडीएम लीडर जो हैं इनमें कौन भारी है। अगर तो पीडीएम भारी है वो मुल्क के लिए ठीक होगी, हमें लब्बैक कह के उनके हक़ में चल पड़ना चाहिए। अगर वो भारी नहीं, इमरान खान भारी है, तो फिर हमें देखना चाहिए कि उनके मफादात क्या हैं, वो ये चीज़ लेके क्यों आए। तो मैंने एक सेल्फ एनालिसिस किया उसका, जिसमें सबसे पहले मैंने देखा कि इन सब की एजुकेशन वर्सेस इमरान खान की एजुकेशन क्या है। फिर मैंने देखा इन सब ने इनका नॉलेज बैंक वर्सेस इमरान खान का नॉलेज बैंक क्या है। इमरान खान ने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। जो हमारे सो कॉल्ड शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब तो मैट्रिक फेल है और बाकियों ने किताब का नाम ही नहीं ज़िंदगी में कभी देखा होगा मेरा ख्याल। फजलुर रहमान साहब, अल्लाह क्या मैं बताऊँ उनका। उसके बाद मैंने इनका नेशनल स्टेचर और इंटरनेशनल स्टेचर देखा, वो भी मुझे टिल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इमरान खान की। फिर इंटरनेशनल लेवल पे इनकी स्टैंडिंग जो है वो देखी। फिर इंटरनेशनल फोरम पे जाके ये जो मुल्क की बात करते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल या इस्लामिक उम्मा के जो इश्यूज़ हैं उनकी बात करते हैं, उनको मैंने देखा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं गैर जानबदार होते हुए ये तकड़ी का जो पलड़ा है ये इमरान खान की तरफ झुक गया और मैं ये कहने पे मजबूर हुआ और सोचने पे मजबूर हुआ कि वो भारी है इन सब पे, तो फिर ये सारे ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो जहन में वही बात आती है कि जो ज़ाती मफाद है उसको लेके ये कौमी मफाद को कुर्बान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें करप्शन का एलिमेंट भी मैंने देखा, इमरान उसमें भी क्लीन है। जब इनके करप्शन के एलिमेंट मैंने देखे तो मैं दंग रह गया। हमें अपने मुल्क में तो सब कुछ पता है, लेकिन बाहर जो है आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। कोंडालीजा राइस की एक बुक है, उसका पेज 606, 607 और 6012 वो ज़रा पढ़ लीजिए। उसमें हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ जरदारी की करप्शन के वो कारनामे लिखे हुए हैं कि आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा कि हमारे लीडर क्या हैं और बाहर वाले इनके मतलब क्या सोचते हैं। और इन्होंने उसकी कोई तरदीद नहीं की हुई आज तक। कोंडालीजा राइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी यूएस की। उसके बाद आप ओबामा's वार है, उसका पेज 136, 137 पढ़ लें ज़रा। हमारे इनके आपको कच्चे छठे खुल के नज़र आ जाएंगे। ये सो कॉल्ड लीडर किस तरह दूसरों की नज़रों में ये क्या हैं, और हमें तो पता ही पता, लेकिन बाहर वाले लोगों की नज़रों में क्या है ये आपको खुल के नज़र आ जाएगा। फिर एक किताब है कैपिटलिज्म, एच.एल.एस. हील, उसके 2 चैप्टर बड़े शानदार हैं। उसमें ज़रा आप 2 चैप्टर उसके पढ़ लें, ये रेमंड बेकर ने लिखी हुई है। उस 2 चैप्टरों में हमारे जितने लीडर हैं उसका उसने वो कच्चा छटा खोला हुआ है कि आंखें खुल जाती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये माशाल्लाह माफियाज़ हैं और चैंप हैं इस चीज़ के, नेशनल लेवल पे भी हैं, और इस मुल्क को आगे लेके जाने की या लीड करने के लिए ये हमें किस तरह धोखा देते हैं। फिर 2 बुक्स और हैं, मैं आपको बताता हूँ, न्यू जैकाल और द गोस्ट वार। न्यू जैकाल वो साइमन रीव ने लिखी हुई है और जो गोस्ट वार है वो स्टीव कोल ने लिखी हुई है। इन दोनों बुक्स में वो बड़े अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कि हमारे ये लीडर जब यूएसए गए, शहबाज शरीफ साहब, और जैकाल वाली बुक में वो लिखता है शहबाज शरीफ और रहमान मलिक जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाके क्या क्या वादे उनके साथ करके आए, किस तरह कौमी मफाद को बेच के आए। और जो दूसरी बुक है गोस्ट वार, उसमें वो नवाज शरीफ साहब का और फिर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करता है कि अमेरिका जाके उन्होंने क्या क्या किया और अपने मुल्क के मफादात के सौदे कितने सस्ते दामों करके आए। तो जब ये मैं देखता हूँ, करप्शन देखता हूँ और इनका ज़ाती मफाद, कौमी मफाद के मुकाबले में देखता हूँ, तो फिर मुझे सिर्फ यही समझ आता है कि ये जितनी मूवमेंट है ये इमरान सेंटक है। सिर्फ इमरान सेंटक है कि उसको साइड पे उठा के इनके जो 4-5 ऑब्जेक्टिव हैं कि नया चीफ लगाएं और उसके बाद ईवीएम को ख़त्म करें, उसके बाद ओवरसीज़ वोट को ख़त्म करें, नैब को ख़त्म करें, सीआई को ख़त्म करें, इस स्टेट को एक लूट स्टेट का नाम दे दें, और जब सारे इकट्ठे होकर ये 7-8 आएंगे तो लूट सेल लग जाएगी। और मुझे
कोई शक नहीं है उसमें, बड़ा खौफ है उसमें कि दी पाकिस्तान विल मूव टुवर्ड द फाइनल अबोर्ड। पाकिस्तानियों ये चीज़ ज़रा ज़हन में रख लें। मैं एडवोकेट नहीं करता इमरान खान को, ना ही मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो रिकॉर्ड पे हैं वो सारा कुछ नज़र आ रही हैं। इसको देखें, देख के फ़ैसला करें। अभी जो लोग बिक रहे हैं इनके आगे, कोई टिकट पे बिक रहा, कोई पैसों में बिक रहा। आज एक खातून का वीलॉग चल रहा है कि मुझे 2 लोगों ने ऑफ़र किया 16-16 करोड़ रुपए। कितने अदालतें, किधर है जस्टिस सिस्टम इस मुल्क का, सिविल सोसाइटी किधर है? बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है मुल्क में, एक से एक बढ़ के स्पेकुलेशन चल रही है। कोई कह रहा है कि अर्ली इलेक्शन पे बातचीत हो रही है कि इलेक्शन हो जाएं अक्टूबर-नवंबर में, और इमरान खान साहब उस पर मान नहीं रहे, और अक्टूबर-नवंबर में वो इसलिए चाहते हैं कि अक्टूबर तक वाइंड अप हो जाएं सो दैट दे कैन अपॉइंट अ न्यू आर्मी चीफ देमसेल्व्स, द पीडीएम। फिर कहा जा रहा है कि माइनस आई के एक मूवमेंट चल रही है जिसको थोड़े से कुछ लोगों की पीटीआई के बीच में से भी सपोर्ट हासिल है, जो कि उन्होंने कल आके डिनाई कर दिया वो इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इज़ अ पीटीआई एंड पीटीआई इज़ अ इमरान खान, देयर इज़ नो माइनस फार्मूला अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल। उसके बाद कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात भी हो रही है। नेशनल गवर्नमेंट अगर बननी है, वो कहते हैं जी माइनस इमरान खान हो, और उसमें ये सारे करप्ट लोग, सर्टिफाइड करप्ट, जिनके ऊपर फर्दे जुर्म लग चुकी हैं, जो बाहर कन्विक्ट हैं कई जगहों के ऊपर और यहाँ पे कन्विक्टेड हैं, वो सारे नेशनल गवर्नमेंट में आ जाएं। वो फजलुर रहमान साहब जो फ़ौज को कहते रहे हम आपका वो हशर करेंगे जो अमेरिका का अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों ने किया, और उससे बुरा हशर करेंगे। फिर वो कहते हैं जी नैब बुलाएगी तो मैं कोर कमांडर हाउस का या जीएच को मैं गिराव करूँगा। और मैं आपको बताऊँ कि फजलुर रहमान साहब को पीडीएम ने कॉन्सेंट कर लिया हुआ है कि इनको प्रेसिडेंट बनाएंगे। अगर फजलुर रहमान साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे तो मेरा बहुत बड़ा सवाल होगा नेशनल सिक्योरिटी के अदारों से कि जो बंदा आपको खुलेआम धमकियां देता रहा है, कल को वो आपके मफाद को कहाँ नहीं बेचेगा। तो इस चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए कि ये जो कुछ ये कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ये सारा कुछ नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा है। और कामरान खान साहब ने जैसे मैं जनरल फैज़ की बात की, उन्होंने कहा जी कि जो इशू है, दिस इज़ द बेसिक इशू बिटवीन द गवर्नमेंट, इमरान खान, स्टैब्लिशमेंट एंड द पीडीएम, एंड दिस अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसको ठीक कर लें, ये आगे बढ़ जाए। ये 5-6 इशू हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, जिसके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट आपकी डिपेंड करती है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है, जैसे कामरान साहब कह रहे हैं जनरल फैज़ का, इन इशूज़ को मत ऐसे आप बोला करें, लिखा करें जब तक आपके पास कोई अथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं होती है। इससे बहुत मुल्क में पोलराइजेशन फैलती है, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी, और दुश्मन इससे फ़ायदा उठाते हैं। आप देख लें इंडियन मीडिया पे क्या शोर मचा हुआ है कल से परसों से कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ को सैक किया जा रहा है, पाकिस्तान में न्यू आर्मी चीफ़ लाया जा रहा है जो कि प्रो इमरान खान है। DGISPR ने बड़ा क्लियरली बयान दे दिया हो इन चीज़ों के ऊपर, और दोनों तरफ से ऐसी कोई बात अभी तक चूँकि मीडिया में नहीं आई, तो मेरी एडवाइस है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। अभी मैं आता हूँ कि गवर्नमेंट के पास इसके क्या ऑप्शंस हैं इसको डील करने के। इमरान खान साहब बहुत सेटिस्फाइड हैं, वो कहते हैं जी मैं इसको डील कर लूँगा, बड़े आराम से कर लूँगा, और आप देखेंगे वो विल विन, जैसे वो वर्ल्ड कप के बारे में कहते थे। गवर्नमेंट के पास चंद एक ऑप्शन जो हैं, उनमें से सबसे पहले तो जो ऑप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, दे आर वेरी मच पॉजिटिव दैट द सुप्रीम कोर्ट विल गिव देम अ बेल आउट पैकेज, और उन लोगों को अनाउंस करेगी ताहियात नाअहली का जो कि टर्न कोर्ट बनेंगे, फ्लोर क्रॉस करेंगे। सेकेंडली दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जो स्पेशल सीट्स पे उनके बंदे हैं उनको वो डी सीट किसी वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के नहीं आए वो। तो इनके बारे में ये जो पैकेज है एक बंदों का, उनके बारे में वो कहते हैं ये तो हो गया साइड लाइन। दूसरा वो कहते हैं अगर इनके पास कोई और पैकेज भी है छुपा हुआ है या एतहादी आते हैं, तो उसके बारे में सेकंड पैकेज के बारे में दे कैन ब्रिंग अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, जिसके बाद वो कहेंगे कि जो भी बंदा फ्लोर क्रॉस करेगा उसका वोट काउंट ना किया जाए। तो ये पैकेज है, वो सेटिस्फाइड हैं इसके बारे में। थर्ड पैकेज जो है जिसमें कल से थोड़ी सी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, वो कहते हैं कि एलाइज जो हैं हमारे साथ आके शामिल होने के लिए तैयार हो गए हुए हैं, और टर्न कोटियों ने भी कुछ ने रब्ता किया है कि हम वापस आना चाहते हैं। उस पर काफ़ी मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, मुझे पता है एलाइज के बारे में। और इमरान खान साहब तैयार हो गए हैं बुज़दार को चेंज करने के लिए, इसलिए एलाइज जो हैं वो दोबारा रीअलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, डायलॉग चल रहे हैं।
कल परसों तक मे भी उस पर कुछ प्रोग्रेस आ जाए। जो लास्ट इनके पास पैकेज है वो ये है कि मुल्क में एमरजेंसी लगा दें, और जब एमरजेंसी लगती है तो फिर आपको पता है कानून सारा कुछ, अदालतें आगे पीछे सारा स्टैंड स्टिल हो जाता है। अभी मेरा तजिया नाज़रीन क्या है इसके बारे में, मैं ये समझता हूँ कि बिहाइंड द कर्टन कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं वो भी इस मामले में शामिल हो गई हुई हैं और कोशिश कर रही हैं कि ये मामला जो हैं डिफ्यूज़ हों, और डिफ्यूज़ होने के बाद एमिकेबली कोई सिचुएशन निकल के सामने आ जाए। जो सिचुएशन निकल के सामने आ जाए उसमें इशू क्या है होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या अर्ली इलेक्शन कब हों और किस वक्त हों, अक्टूबर में हों, नवंबर में हों, या अगले साल मार्च अप्रैल में हों। अपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहती कि वो गवर्नमेंट इमरान को गिराए और उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म करके 1.5 साल हुकूमत करे और इन चैलेंजेस को निपटते हुए मज़ीद चैलेंजेस को अपनी जेब में डाल ले और फिर गंदी हो के पब्लिक में जाए और लूज़ कर दे इलेक्शन। वो प्रेफर कर रहे हैं कि कोई एमिकेबल निकल आए और अर्ली इलेक्शंस हो जाएं और जो उनको फ़ायदेमंद हों और वो इसी सिचुएशन को फिर कैच करें। उसके बाद जो बड़ा और पॉइंट है वो है सिलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ नेक्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ। वो भी एमिकेबल तरीके से कोई इसका डिसीजन हो जाए और जिसमें स्टेक होल्डर्स हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, इमरान खान साहब और पीडीएम की जमातें शमातें, और कंसेंसस से ये काम होना चाहिए। ये मुल्की मफाद का मामला है, इसको हम अपने ज़िद अना की हमें वो नहीं पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। मुल्की मफाद के लिए इसको बेहतर तरीके से इस चीज़ को हमें हल करना चाहिए। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब स्टे भी कर जाते हैं, स्टे करते हैं तो आगे बजट है, बजट की तैयारी में मेरे ख्याल में वो बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं लोगों को। एक तो 30 से 35% तनख्वाह में रिलीफ मिलेगा, कुछ और रिलीफ पैकेज वो बिजली पेट्रोल के बारे में अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर हो रही है। वो करेंगे तो इसको करने के बाद वो चाहेंगे वो आगे लेके चलें और इसके साथ कनेक्ट कर दें आगे इलेक्शंस को, ताकि वो अपनी पॉपुलैरिटी जो उन्होंने गेन की है इन रिफॉर्म से, उससे अपने आप को कैश करा सकें। कुछ बीच में उनके ये भी है कि इलेक्शन अगले साल मार्च अप्रैल में हम करवाएं, कुछ अक्टूबर नवंबर के ऊपर, इस पे उनकी बातचीत चल रही। तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमें मुल्की मफाद का सोचना चाहिए। अपोजिशन है या गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, सारे इकट्ठे बैठ जाएँ। हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक और खाना जंगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक और इकनॉमिक डिप जिससे हम अगले 30 साल ऊपर ना निकल सकें। हम फर्दर अफोर्ड नहीं कर सकते मिजरीज़ ऑफ द पीपल। बैठ के मुल्की मफाद में फ़ैसले किए जाएं और इस मुल्क के लिए कोई एक बेहतर पैकेज लेके आके उसको आगे फ्लोट करें जिस पे आगे काम चले। अस्सलाम वालेकुम।